कार्यक्रम अन्नदाता सुनिए सारे बाण भाइयों ने विनोद भाई की राम राम। किसान भाइयों, आज अन्नदाता कार्यक्रम में चर्चा करेंगे गाभिन गाय भैंस और नवजात बच्चों की देखभाल पर, और साथ में भाइयों करेंगे चर्चा आज की नसीहत के तहत धान फसल में पोषक तत्वों की कमी और उसके समाधान पर, और लेंगे जानकारी भाइयों वृक्षारोपण के लिए ध्यान देने योग्य बातों पे, और दूसरे जो समसामयिक विषय हैं उन पर भी करेंगे चर्चा, और साथ में करवाएंगे भैया का मनोरंजन। तो शुरुआत करें भाइयों एक चर्चा तय गाभिन गाय भैंस और नवजात बच्चों की देखभाल पे। किसान भाइयों, हम जो खेती बाड़ी कर रहे हैं तो खेती बाड़ी के साथ साथ जो हमारा पशुपालन है, या जो किसान भाई जो है साथ में डेयरी का व्यवसाय भी कर रहे हैं, तो अगर ज़्यादा से ज़्यादा हमने लाभ लेना है तो डेयरी में जो हमारे जो पशु हैं, गाय हैं, भैंस हैं, उनकी हमने ठीक समय पर उनका उठाव और उनका जो उनकी आय है, या उनकी जो गर्भवती होकर जो उनके स्वच्छ बच्चे हैं, चाहे वो कटड़े कटड़ी हों, बछड़े बछड़ी हों, उनको अगर वो जन्म देंगे तो अधिक दूध का उत्पादन हम ले पाएंगे। और भाइयों ये तभी संभव हो सका है जब हमारे जो पशुपालक भाई हैं वो पशु के ब्यात के सही समय के बारे में जानकारी रखें, जिसका पता लगाने पर भाइयों पशुपालक भाई जो है गर्भवती पशु की अच्छी तरह तो उसकी खिलाई पिलाई करना है, उसकी देखभाल करना है, वो सारे काम बढ़िया दाल कर पाओगा। इसलिए भाइयों प्रसूति समय का ठीक ठाक हमने पता लगाना बहुत ज़रूरी है। और पशुओं में खासतौर पर भाइयों बात करें गाय और भैंस की, तो गर्भावस्था की जो अवधि है वो गर्भ धारण तक लेकर बच्चे के जन्म तक का जो समय है उसमें हम उसकी गर्भावस्था को है। और यह अवधि गाय में भाइयों 283 से 290 दिन की, और भैंस में भाइयों 300 से लेकर 310 दिन की वो है। और प्रसव के समय का पता लगाने खातर ये जरूरी है कि पशु का जो प्रजनन संबंधी लेखा है वो हम जरूर रखें। आमतौर पर भाइयों जो ब्यात की तारीख है वो पशु के गर्भधारण की जो तिथि है और जो गर्भकाल के समय का है उसका भी ध्यान रखना, या उसमें एक कॉपी पर नोट कर लें, लिख लें, तो वो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। इसके अलावा भाइयों जो पशुपालक भाई हैं वो प्रसूति समय का पता पशु के लक्षण देख कर भी लगा सकते हैं। जिस तरह प्रसव समय पर शुरू होने से पहला जो है पशु के थन और जो लेवटी है उसमें तनाव आ जाए, साथ ही जो योनि द्वार है वो ढीला पड़ जाए और उस पर सूजन आ जाए, और पशु की जो पूंछ है उसकी जड़ में दोनों तरफ का हिस्सा भीतर की तरफ धंसा हुआ दिखाई देना शुरू हो जाए, और उसकी जो मांसपेशी है वो ढीली पड़ जाए। साथ ही पशु बार बार पेशाब करे है, पशु बार बार बैठे उठे है, उसमें बेचैनी दिखे है, जोर जोर तक वो लंबे लंबे सांस लेवा है, और कुछ देर बाद भाइयों योनि द्वार के तय जो है एक जल थैली जो है वो दिखाई देनी शुरू हो जाए, जो कि धीरे धीरे आकार में बढ़े है और कुछ समय के बाद वो फट जाए, और योनि द्वार तय जो है बच्चे के अगले पाँव हमने बाहर दिखाई देने शुरू हो जाए। तो प्रसूति यानी कि जो ब्याण का समय है उसमें पशु की देखभाल हमने किस तरह करनी है। तो पशुओं तय अधिक दूध लेने खातर भाइयों पशुपालकों को एक बात का ध्यान तो जरूर रखना पड़ेगा कि गर्भवती जो पशु का स्वास्थ्य है वो अच्छा होना चाहिए, और ब्याण के समय पशु को किसी भी प्रकार की कोई अनचाही पीड़ा है या कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। और साथ ही भाइयों ये तभी संभव हो सका है जब गर्भावस्था के अंतिम दिनों में जो ब्यात का समय है वो पशुओं की हम उसकी उचित देखभाल करें। यानी कि अगर हमने ब्यात के सही समय का पता है तो उससे जो पहले अगर हम 2 महीने पहले जो है उसकी अच्छी तरह से देखभाल करना शुरू कर देंगे तो जो गाय भैंस है वो अच्छा दूध भी देगी, और जो नवजात बच्चा पैदा होगा वो भी स्वस्थ पैदा होगा। हमने किन किन बातों का ध्यान रखना है। एक तो भाइयों ब्यात 2 महीने पहले ही पशु को संतुलित आहार देना हमने शुरू कर देना है, जिससे पशु और बच्चे दोनों को उचित मात्रा में प्रोटीन है, वसा है, खनिज लवण है, विटामिन है, प्रोटीन है, वो सब पर्याप्त मात्रा में उन्हें मिले, और जो बच्चा है और माता जो है दोनों स्वस्थ रहें। साथ ही भाइयों प्रसव के समय पशु ना तो ज़्यादा मोटा होना चाहिए और ना ही ज़्यादा कमज़ोर हो। और एक बात का हमने ध्यान रखना है कि पशुओं में अधिक से अधिक हमने उनको हरा चारा देना है, जिससे पशु में कब्ज की समस्या ना आवे, और यदि कब्ज या दस्त हो जाए तो इससे पशु के ऊपर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा है। इसलिए भाइयों कब्ज बच्चेदानी का जो या जो योनि का जो दोनों का हिस्सा है वो बाहर निकल जाए, इसलिए हमने कोशिश करनी है कि जो हमारा पशुधन है वो उसको कब्ज ना हो। और ब्याण के कुछ पहले भाइयों समय पहले जो है और बाद में हमने पशु को चोकर का गर्म दलिया हमने ज़रूर खिलाना है। और प्रसूति तय 1 या 2 हफ्ते पहले पशु को किसी दूसरे पशु घर में ले जाए, यानी कि जो बाकी जो पशु हैं हमारे उन तय अलग कर लें।
और इस बात का ध्यान ज़रूर रखें कि अपना जो पशु घर है उसमें सफाई, रोशनी और हवा की जो है बढ़िया व्यवस्था हो। साथ ही अगर ये सर्दी का मौसम है तो पशु ने अंदर ही रखें और पशु घर में जो है उसका ब्यात का हमने माहौल सही तरह से बनाना है। और अगर भाई संभव हो सके तो पशु घर ने गर्म करण का भी इंतजाम जरूर रखें। और यदि गर्मी का मौसम हो तो पशुशाला के अहाते में ही हम उसका प्रसव करवा सकते हैं। और इस बात का भी हमने ध्यान रखना है कि पशुशाला में ठंडे, साफ पानी, छाया और सफाई का बढ़िया प्रबंध हो। और इसके अलावा भाइयों पशुशाला का जो फर्श है वो साफ़ सुथरा रखें और उस पर साफ़ मिट्टी, रेत या गेहूं का भूसा या फिर धान की जो पराली है वह डाल दें ताकि वो थोड़ा सा मुलायम हो जाए। और प्रसव के समय भाइयों पशु के जो है आसपास जो है ज़्यादा जो है गांव के जो मानस हैं वो ज़्यादा ना इकट्ठे खड़े हुए हैं, क्योंकि उससे कई बार पशु जो है घबरा जाए। तो अनावश्यक जो दखल हम ना देवें तो बढ़िया रहेगा। और प्रसव का जो काम है भाइयों वो स्वाभाविक रूप से हो तो ज़्यादा बढ़िया है, यानी कि हमने पशु के साथ ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करनी है। और प्रसव के समय भाइयों पशु के पास जो है कौवा, चील या कोई दूसरा पक्षी ना होना चाहिए, ताकि जो बच्चा है जो बाहर लग रहा है तो उसके खुर है, उसकी आँख है या जो उसके शरीर के जो कोमल हिस्से हैं वो हमने पक्षी की चोंच तक बचाने हैं, क्योंकि पक्षी चोंच मार के उसके अंग ने नष्ट कर सके है। और साथ ही भाइयों ब्यात के समय पशु का जो पिछला हिस्सा है वो नीचे होना चाहिए और अगला हिस्सा थोड़ा सा ऊंचा रखें। और जहाँ तक संभव हो सके भाइयों पशु को जो है बिठा कर ही जो है ब्यान देवें। और अगर भाइयों पशु खड़े खड़े ब्या रहे तो इस बात का ख्याल रखें कि जो बच्चा है वो ज़मीन पर जोर तक ना गिरे, इसलिए हमने थोड़ा सा ध्यान रखना। अगर पशु जो है खड़ा होकर ब्यात कर रहा है तो हमने जो है बच्चे को संभाल लेना है ताकि बच्चा चोट लगने से बच जाए। और साथ ही भाइयों जो बच्चा योनि द्वार है उससे जब बाहर आने लगे तो दोनों हाथों से बच्चे को बाहर निकालने में पशु की मदद हमने ज़रूर करनी है। और अगर पशु को प्रसव में ज़्यादा समय लग रहा है या फिर बच्चा बाहर नहीं आ रहा है या फिर बच्चा अंदर ही मर गया है या और कुछ कठिनाई आ रही है तो तुरंत पशु शल्य चिकित्सक की सहायता लेवें और उचित चिकित्सा जरूर करवाएं। और भाइयों इसके बाद जब प्रसव हो जाए तो उसके बाद बच्चे की अपने देखभाल जरूर करनी है, क्योंकि जो गाय भैंस के जो बछड़े बछड़िया कटड़े कटड़ी हैं वो बड़े नाजुक हैं। तो प्रसव के बाद जो गाय भैंस है उसने अपने बच्चे को आसानी से चाटने देवे और बच्चे के ऊपर का जो जेर है या जो झिल्ली है वो जो लग रही है उसके नथुने हैं, उसका मुंह है, उसकी आँख है, उसकी खुर है, उस पर तो उसने अलग कर दे और सारे शरीर पर कोई बोरी है या टाट है उसने साफ कर दे। और बच्चे ने भाइयों खड़ा होकर इधर उधर भागण देवे। यदि वो खड़ा नहीं हो रहा हो तो उसका खड़ा होने में मदद करें। अगर बच्चा स्वस्थ होगा तो 15-20 मिनट में या 30 मिनट के अंदर अंदर जो है खड़ा होकर माँ के दूध के नीचे आकर दूध पीना शुरू कर देगा। और अगर बच्चे की जो नार को जो है शरीर तक 1 इंच ऊपर तक बांध लें और फिर भाइयों नाभि तक आधा इंच ऊपर उसने काट के उस पर टिंचर आयोडीन का घोल लगा दें। और यदि बच्चा सांस ना ले रहा हो उसकी छाती में कुछ देर तक मालिश करें और फिर कुछ क्षणों के लिए भाई उसने उल्टा कर दें, उससे बच्चे जो है सांस लेना शुरू कर देगा और वो फिर उठकर भागना भी शुरू कर देगा। तो भाइयों ये तो करी चर्चा कि ब्यात आए जो पशु है या जो प्रसूति के समय जो है गाय भैंस और उनके बच्चों की हमने किस तरह से देखभाल करनी है। और भाइयों एक करें मौसम की बात तो आज का अधिकतम तापमान रहा 32 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान रहा 27 डिग्री सेंटीग्रेड। और आने वाले कल का अधिकतम तापमान रहने की संभावना है 31 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान रहने की संभावना है 26 डिग्री सेंटीग्रेड। और प्रदेश में भाइयों अलग अलग हिस्सों में बूंदाबांदी की भी संभावना बनी रहेगी। और एक बात करें भाइयों कल के कृषि कार्यक्रम की तो कल किसान वाणी कार्यक्रम में चर्चा करेंगे भाइयों नई फसल नई उमंग के तहत ढिंगरी खूम की खेती पर और साथ में जानकारी लेंगे भाइयों प्राकृतिक खेती में प्राकृतिक खेती के लाभ। यह संदेश यूनेस्को और आकाशवाणी के सहयोग से प्रस्तुत किया गया है। जलवायु उपशमन और अनुकूलन, यह एक संदेश है यूनेस्को की तरफ से। हम स्वच्छ ऊर्जा अपनाकर पेड़ों की कटाई रोककर और जंगल और मैंग्रोव जैसे प्राकृतिक इलाकों को सुधार कर जलवायु परिवर्तन का सामना कर सकते हैं। उपशमन का अर्थ है जलवायु परिवर्तन के कारणों को कम करना। अनुकूलन का मतलब है इसके प्रभाव से बचने की तैयारी करना, जैसे कि भोजन, पानी और आपदा प्रबंधन को बेहतर करना।
खासकर उन समुदायों के लिए जो इसके जोखिमों से ज़्यादा प्रभावित होते हैं। लेकिन इन सभी कोशिशों के बावजूद भी कुछ नुकसान होना निश्चित है। यह एक डरावनी स्थिति है। अगर वर्तमान गतिविधि जारी रही तो इस सदी में वैश्विक तापमान 3 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा बढ़ सकती है। और भाइयों, अब एक जरूरी सूचना, स्वर परीक्षा सूचना। आकाशवाणी कुरुक्षेत्र केंद्र खेती बाड़ी और किसानों से जुड़े कार्यक्रम किसान वाणी के लिए स्वर परीक्षा के माध्यम से समनुदेशिती और कंपेयर के लिए आवेदन आमंत्रित करता है। और स्वर परीक्षा के लिए योग्यताएं इस प्रकार हैं। प्रार्थी की आयु न्यूनतम 20 वर्ष और अधिकतम 50 वर्ष होनी चाहिए। प्रार्थी कुरुक्षेत्र नगर पालिका का निवासी होना चाहिए और प्रार्थी भाइयों किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय तक स्नातक होना चाहिए। प्रार्थी हरियाणवी बोली में निपुण होना चाहिए और प्रार्थी को कंप्यूटर का ज्ञान भी होना जरूरी है। हरियाणा से संबंधित खेती बाड़ी कृषि का ज्ञान रखने वाले प्रार्थी को प्राथमिकता दी जाएगी और इस संबंध में ये स्पष्ट किया जावा है कि यह प्रक्रिया किसी नियमित रोजगार के लिए नहीं है और ना ही होगी। सफल उम्मीदवारों को पैनल में शामिल किए जाने पर उन्हें सिर्फ और सिर्फ जब और जैसी आवश्यकता होगी उसके आधार पर कार्यक्रम के लिए प्रस्ताव दिया जा सकता है। और आवेदन पत्र किसी भी कार्य दिवस पर आकाशवाणी कुरुक्षेत्र कार्यालय तक प्राप्त किया जा सके है। और आवेदन की अंतिम तिथि है भाइयों 13 अगस्त 2025। सूचना समाप्त। और अब करवाओ भैया का मनोरंजन, सुने रागणी। तने जो कुछ पीना खाना देखी मिलना और मिलाना तने जो कुछ पीना खाना किसे ते मिलना और मिलाना तू ते कह दे मन की बात आखिरी हुक्म सरकारी से जो कुछ पीना खाना किसे ते मिलना और मिलाना तू कह दे मन की बात आखिरी हुक्म सरकारी से जो कुछ पीना खाना किसे ते मिलना और मिलाना तू कह दे मन की बात आखिरी हुक्म सरकारी से जो अम्बा मजा में गया आख या खोदी छतरापन की धाक दाकन बोलिया राजों की पोशाक तराना मोरे दे के कपड़े पराना राजों की पोशाक तराना मोरे दे के कपड़े पराना कानून है सबके साथ जिन यमलोक ने जाना से जो कुछ पीना खाना मिलना और मिलाना तू कह दे मन की बात आखिरी हुक्म सरकारी से जो कुछ पीना खाना किसे ते मिलना और मिलाना कह दे मन की बात कारी से इन्हें खोटी में ध्यान दरिया को न्यालो कलाजत डरिया डरिया न बोलिया कर हम तो संग धंग ताना ना नीति धर्म पे छाण्या
अरे माता संग ढंग ताना ना नीति धर्म पहचान्या ना छोड़ी जात जमात माता संग ढंग ताना से जो कुछ पीना खाना किसे है मिलना और मिलाना तू कह दे मन की बात सरकारी से जो कुछ पीना खाना किसे है मिलना और मिलाना तू कह दे मन की बात किते भी झूठे मानस की पतना सच कहूँ मेरी बात असतना सच कहूँ मेरी बात सतना ने बोलिया मेरा इतना कहन पोगाना इन्हें गहरे बन में ले जाना मेरा इतना कहन पोगाना गहरे बन में ले जाना कलम करो पहात धर्म का चोर मात संग तारी से जो कुछ पीना खाना मिलना और मिलाना तू कह दे मन की बात आखिरी हुक्म सरकारी से जो कुछ पीना खाना किसे है मिलना और मिलाना तू कह दे मन की बात आखिरी हुक्म सरकारी से गुरु बाजे ने वचन सुनाए सुल्तान सिंह ने ध्यान जमाए सुल्तान सिंह ने जान न जमाए नो बोलिया भाई गाना हो चाहे बजाना नहीं आनंद राग में आना ये गाना हो चाहे बजाना नहीं आनंद राग में आना चाहे कितनी करो को बात जिक्र याद नहीं लहदारी से जो कुछ पीना खाना किसे थे मिलना और मिलाना तू कह दे मन की बात आखिरी हुक्म सरकारी से जो कुछ पीना खाना किसे थे मिलना और मिलाना तू कह दे मन की बात आखिरी हुक्म सरकारी से। ये तो सुनी भाइयों ने रागणी और गायक कलाकार थे सत्य फरमानिया। और भाइयों ये कृषि मंत्री का संदेश। प्रिय किसान भाइयों और बहनों, आप सबको प्रणाम। खरीफ की फसल अच्छी होगी, लेकिन इस बीच एक और अच्छी खबर। प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी 2 अगस्त को ठीक 11 बजे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की राशि आपके खाते में डालने वाले हैं। इस अवसर पर वो जुड़कर आपसे बात भी करेंगे और इसलिए मेरी आप सबसे प्रार्थना है 2 अगस्त ठीक 11 बजे आप प्रधानमंत्री जी के किसी न किसी कार्यक्रम से जरूर जुड़िए। कार्यक्रम आपके गांव में भी होगा, सभी कृषि विज्ञान केंद्रों पर होगा, आईसीआर के संस्थानों में होगा, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज में होगा, मंडियों में होगा, पैक्स के मुख्यालय पर होगा। आप पता कर लीजिए कि निकटतम कार्यक्रम आपका कहाँ है और उस कार्यक्रम में जरूर जुड़िए, प्रधानमंत्री जी को सुनिए। मैं तो कार्यक्रम में जा ही रहा हूं, आप भी जरूर जाएं। धन्यवाद। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय। और भाइयों एक करें चर्चा आज की नसीहत के तहत धान फसल में पोषक तत्वों की कमी और उसके समाधान। किसान भाइयों ये बात हम सब जाना है कि पोषक तत्व चाहे वो हम इंसान हैं, पशुधन है, चाहे हमारे
फसल है, सब में पोषक तत्वों की जरूरत है और पोषक तत्वों के बगैर जो है पौधे का जीवन चक्कर खत्म हो जाए। और इनमें कुछ पोषक तत्व ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा जरूरी हैं, तो कुछ पोषक तत्व ऐसे हैं जिनकी कम मात्रा में हमने जरूरत हो है, इनकी सूक्ष्म पोषक तत्व भी हैं। और पौधों में भाइयों पोषक तत्वों की कमी के कारण फसल के उत्पादन पर बुरा असर देखा जाओ है और साथ ही भूमि में भाइयों सभी पोषक तत्व जो है वो धीरे धीरे कम होने लग रहे हैं। और साथ में भाइयों पौधों को जो जरूरी पोषक तत्व चाहिए उनकी मात्रा जो है इस समय जो मिट्टी में है वो कम मात्रा में उपलब्ध है, तो हमने रासायनिक खाद डालकर उनको पूरा भी करना है। और खादों का प्रयोग भाइयों मिट्टी की जांच के आधार पर ही करें ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार ले सकें। बात करें भाइयों मुख्य पोषक तत्व की, तो उसमें है नाइट्रोजन मुख्य तौर पे, और ये तत्व भाइयों सभी प्रकार की मिट्टी में कम मात्रा में उपलब्ध है और इसकी कमी के कारण पौधे की बढ़ोतरी रुक जाए, पौधे की पुरानी पत्तियां हल्की हरे और पीले रंग की हो जाएं और साथ ही जो है पीलापन पत्तियों के शुरुआती भाग से शुरू होकर आराम आराम तक पूरी पत्ती पर फैल जाए और बाद की अवस्था में भाइयों पत्ती सूख जाए। ऐसे में हमने भाइयों जो बोनी किस्में हैं उसके लिए जिंक, फास्फोरस और पोटाश की पूरी मात्रा और नाइट्रोजन की 1/3 मात्रा हमने लेव बनाते समय देनी है और शेष नाइट्रोजन भाइयों हमने 2 बार बराबर मात्रा में रोपाई के 3 से 6 हफ्ते के बाद देनी है। साथ ही भाइयों बासमती धान में अधिक उर्वरों की हमने जरूरत नहीं होती। फास्फोरस और जो जिंक है उसकी पूरी मात्रा हमने लेव बनाते समय डालनी है और बोनी बासमती में 1/3 नाइट्रोजन की मात्रा लेव बनाते समय हमने बाकी नाइट्रोजन 2 बार बराबर मात्रा में रोपाई के 3 और 6 हफ्ते के बाद डालनी है। और बात करें भाइयों फास्फोरस की, तो मिट्टी में फास्फोरस की कुल जो मौजूद मात्रा है उसका थोड़ा सा हिस्सा ही पौधे ने मिल पावा है, इसलिए भाइयों इस खाद को रासायनिक माध्यम से जो है डालकर हम पौधे को पोषक तत्वों की जो आवश्यक मात्रा है वो हम उपलब्ध करा सकें हैं। धान की फसल में भाइयों फास्फोरस की कमी के लक्षण जो है रोपाई के 2 से 3 हफ्ते के बाद दिखाई देने शुरू हो जाए और इसके कमी में जो पत्ती हैं वो गहरे हरे रंग की हो जाए और साथ ही भाइयों फास्फोरस की कमी तक जो है जड़ों में भी बढ़ोतरी रुक जाए। इसकी कमी को दूर करने खातिर भाइयों सिंगल सुपर फास्फेट बिजाई के समय हम इस्तेमाल करें। और बात करें भाइयों पोटाशियम की, तो पोटाशियम का स्तर भाइयों मिट्टी में धीरे धीरे कम होने लग रहा है और इसकी कमी के कारण पौधे की बढ़ोतरी रुक जाए। साथ ही रोग प्रतिरोधी क्षमता जो है पौधे की वो भी कम होने लग रही है और पत्तियों का रंग गहरा हरा हो जाए और किनारों पर भूरे लाल रंग के धब्बे दिखाई देने शुरू हो जाए। और पोटाश की कमी न दूर करने खातिर भाइयों जो पोटाशधारी उर्वरक हैं उनका हम इस्तेमाल करें, यानी कि म्यूरेट ऑफ पोटाश का हमने इस्तेमाल करना है। और सल्फर जिसमें हम गंधक भी कम है, धान की रोपाई के 3 से 4 हफ्ते के बाद यदि पत्ती पीली पड़ने लग जाए तो ये गंधक की कमी का लक्षण है और बाद में भाइयों पुरानी पत्ती भी पीली पड़ जाए और फसलों में सिंगल सुपर फास्फेट का प्रयोग करने से भी गंधक की जो कमी है वो पूरी करी जा सके है। इसके अलावा भाइयों लोहा, सामान्यतः जो क्षारीय भूमि है उसमें लोहे की कमी देखी जावे है और लोहे की कमी के कारण भाइयों पत्तियों की जो शिराएं हैं और उनका जो मध्य भाग है वो पीला पड़ना शुरू हो जाए और ज़्यादा कमी की अवस्था में भाइयों पूरी की पूरी पत्ती और उसकी जो शिखाएं हैं वो शिराओं का जो मध्य वाला भाग है, बीच का भाग है, वो पीला पड़ना शुरू हो जाए और बाद में भाइयों पत्तियां सफ़ेद हो जाए। धान में लोहे की कमी को दूर करने खातिर भाइयों उसमें 0.5% फेरस सल्फेट का घोल हम छिड़काव कर दें तो जो लोहे की कमी है वो पूरी करी जा सके है। अगर जरूरत पड़े तो 1 हफ्ते के बाद जो है इसी छिड़काव ने दोबारा हम दोहरा सके है। बात करें भाइयों जिंक की, तो धान की रोपाई के 3 से 4 हफ्ते के बाद जिंक के अभाव में भाइयों जो पुरानी पत्ती हैं उनका हरा रंग बीज के हिस्से तक कम होना शुरू हो जाए और उसके बाद भाइयों बीज का भाग जो है भूरा लाल रंग का होना शुरू हो जाए और बाद की अवस्था में तो भाइयों ये रंग ऊपर नीचे बढ़ना शुरू होकर पूरी पत्ती पर फैल जाए। और जिंक की कमी खातर को जो पूरा करने खातर भाइयों सामान्यतः 10 किलोग्राम जिंक सल्फेट 1 एकड़ के हिसाब से डालना है और क्षारीय भूमि में भाइयों जैविक कार्बन कम होने के कारण जो है उर्वरकों की कार्यक्षमता भी कम हो जाए। इसी प्रकार भाइयों जमीन में 20 किलोग्राम जिंक सल्फेट प्रति एकड़ की जो है वो सिफारिश भी करी जावा है और कमी की लक्षण अगर दिखाई देवें तो उसमें 0.5% जिंक का छिड़काव कर सके हैं। इस तरह भाइयों अगर हम उचित समय पर उचित पोषक तत्व सही मात्रा में डालेंगे तो जो हमारी जो धान की फसल है उसकी पैदावार भरपूर हम ले पाएंगे। और इब ले भाइयों जानकारी वृक्षारोपण के लिए ध्यान देने योग्य बातों पर। भाइयों हम सब जाना है कि इंसान जब तक पृथ्वी पर पैदा हुआ है, जब तक हम पृथ्वी पर हैं तब तक लेकर आज तक जो है अपने जीवन खातर
अपने अस्तित्व खातर हम पेड़ पौधे पे निर्भर हैं। और अपना जो ग्रामीण क्षेत्र है उसमें तो इसका महत्व और ज़्यादा बढ़ जाए, क्योंकि अपने ग्रामीण क्षेत्र में तो भाइयों ईंधन है, चारा है, छोटे जो कृषि के औजार हैं और जो दूसरी ज़रूरत है वो सब हम पेड़ पौधे पे पूरी करें हैं। और पेड़ पौधों के नीचे ही हमारे जो पशुधन है वो ठंडी हवा है, या जो हम भी खाट गाल कर बैठ जाए हैं और जो है पशुधन जो है हम उसकी हवा तो जो पेड़ पौधे हैं उनकी ठंडी छाया में हमारे जो पशुधन है और हम भी जो है बैठ कर आराम कर ले हैं। और पेड़ों की भाइयों अगर कमी हो जाएगी तो वायु, जल और जो ज़मीन है उसका प्रदूषण का खतरा बढ़ जाएगा। और साथ ही भाइयों ज़मीन का बंजर होना भी शुरू हो जाएगा। पानी की जो सतह है, जो पानी का स्तर है ज़मीन में, वो भी नीचे जाओगा। साथ ही बारिश में भी कमी आओगी, हमारा जो ईंधन है उसमें भी कमी आओगी, पर्यावरण का प्रदूषण बढ़ेगा। इसलिए भाइयों पर्यावरण को अगर हमने स्वच्छ रखना है और आर्थिक उन्नति करनी है तो ज़्यादा से ज़्यादा हमने पेड़ पौधे लगाने पड़ेंगे। और जो ये चौमासा है, बारिश का मौसम है, इसमें तो पेड़ पौधे लगाने का और ज़्यादा बड़ा महत्व है। तो हमने इस मौसम में ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करनी कि हम पेड़ पौधे लगावें। और पेड़ पौधे लगाने का जो हमने जिन जिन बातों का ध्यान रखना है, एक तो है कि भूमि की हमने जांच जरूर करवानी है। किसी भी ज़मीन में जब इसमें हम पौधे बो रहे हैं तो उस मिट्टी की जांच जरूर करवा लें और जांच करवा कर देखें कि भैया जो भी सिफारिश करी जावे कि उसमें हमने कौन कौन से पोषक तत्व देने हैं, कौन सी खाद डालनी है और किस मिट्टी में कौन सी किस किस्म का पौधा ज़्यादा बढ़िया रहेगा, तो वो हम मिट्टी की जांच से पता लगा सके हैं। साथ ही भाइयों जो गड्ढे तैयार करने हैं उनका भी हमने ध्यान रखना है कि ज़मीन में जो गड्ढे हैं वो हमेशा एक पंक्ति में एक समान अंतर पर हमने खोदने हैं। गड्ढे 45 सेंटीमीटर लंबे, 45 सेंटीमीटर चौड़े और 45 सेंटीमीटर गहरे खोदने हैं। और गड्ढे में भाइयों खोदी हुई जो मिट्टी है उसने कुछ दिन तक बाहर पड़ी रहने दें। उसके बाद हर एक गड्ढे तो जो निकाली हुई मिट्टी है उसमें 20 किलोग्राम गली सड़ी गोबर की खाद और 15 से 20 किलोग्राम उसमें हमने गोबर की खाद मिलानी है गली सड़ी, और 15 से 20 ग्राम भाइयों उसमें फेमिनल रेट उसका धूड़ा जो है मिट्टी में अच्छी तरह से मिला देना है। और 15 से 20 ग्राम हमने यूरिया प्रति गड्ढा डालकर सिंचाई करनी है। और पौधा किस तरह लगावें, तो एक गड्ढे में भाई हमने एक ही पौधा लगाना है और पौधे की जो मुख्य जड़ है उसमें हमने सीधा रखना है। और पौधे भाइयों गड्ढे में लगाने से पहला पॉलीथीन या जो भी उसके नीचे हमने प्लास्टिक का डब्बा है या पॉलीथीन है उसको हटा लेना है। अगर पॉलीथीन है तो उसमें ब्लेड तक काट कर तुरंत अलग करते हैं भाइयों। और समय समय पर हमने सिंचाई करनी है, पौधे के आसपास हमने निराई गुड़ाई करनी है समय पर, ताकि जो पौधा है वो इस बारिश के मौसम में हरा भरा हो जाए, भरपूर हो जाए भाइयों। तो ये तो ली जानकारी वृक्षारोपण के लिए ध्यान देने योग्य बातों पे। और इसी के साथ भाइयों आज के अन्नदाता कार्यक्रम का समय यहीं तक। अपने भाई विनोद ने दो इजाज़त। अच्छा भाइयों, राम राम।